हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग गुड। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं अबाउट इक्यू पोटेंशियल सर्फेसेज। तो इक्यू पोटेंशियल सर्फेसेज क्या होते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो बात करने से पहले हम इस वर्ड का मीनिंग यहाँ पे समझेंगे। तो इस वर्ड से देखने से हमें पता चल रहा है कि ये दो वर्ड से मिलकर बना है, वन इज इक्वल एंड अदर इज पोटेंशियल। तो इसका मतलब है कि इक्यू पोटेंशियल सर्फेसेज कुछ इस टाइप के सर्फेसेज हैं, यहाँ पे पूरे सरफेस के ऊपर पोटेंशियल जो है वो सेम रहेगा। यही मीनिंग हो गया इक्यू पोटेंशियल सरफेस। तो ऐसा सरफेस यहाँ पे पूरे सरफेस के ऊपर जो है वो पोटेंशियल जो है वो सेम रहेगा। अब ये पोटेंशियल जो है वो कैसे सेम रहेगा, इसमें हम जैसे मैं एक आपको एग्जांपल यहाँ पे लेके बताना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे बात की थी कि जो पोटेंशियल है, लास्ट जो हमने प्रीवियस हमने पोटेंशियल के बारे में सीखा है, तो वहाँ पे हमने सीखा है जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्टेंस और द पॉइंट फ्रॉम द सोर्स। पोटेंशियल जो है उसका जो रिलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस के साथ है। तो सपोज कर लीजिए यहाँ पे आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके आसपास एक स्फीयर है, इसके आसपास एक स्फीयर है, और स्फीयर का हमें पता है कि सेंटर से जो रेडियस है वो तो सारा सेम ही होगा। तो इसका मतलब है कि स्फीयर के ऊपर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल तो सेम रहेगा। इसका मतलब जो स्फीयर क्या हो गया, यहाँ पे स्फीयर हो गया इक्यू पोटेंशियल सरफेसेस। तो मुझे होप है कि आप इसको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बाकी अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो आप मुझे बता सकते हो। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन में जाएंगे, इक्यू पोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन में। तो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, द surface at every point of which the potential due to charge distribution is same। तो जैसे हमने सीखा है वैसे ही बिल्कुल कि ऐसा सरफेस जिसमें हर जगह पे पोटेंशियल सेम ही रहेगा उसको हम बोलेंगे इक्यू पोटेंशियल सर्फेसेस। तो यहाँ पे कुछ इक्यू पोटेंशियल सर्फेसेस हमने शो किए हुए हैं। अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रेट लाइन जा रही है, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही हैं, तो इनका जो इक्यू पोटेंशियल सरफेस है वो प्लेन बनेगा, ऐसे प्लेन बनेंगे। और क्योंकि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जांपल लिया है वो एग्जांपल लिया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट तो है और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म भी है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड विद द डिस्टेंस वेरी नहीं कर रही है। तो जो प्लेन बनेंगे तो ये सारे के सारे प्लेन जो हैं इक्यू पोटेंशियल होंगे, और इनमें जो गैप रहेगा वो भी सेम रहेगा। ऐसे ही मैंने आपको अगर पॉइंट चार्ज है उसके इक्यू पोटेंशियल सर्फेसेस तो मैंने आपको पहले बता दिए हैं कि अगर एक पॉइंट चार्ज है तो उसके अराउंड जितने भी स्फीयर बनेंगे ऑफ डिफरेंट डिस्टेंस, तो वो सभी अलग अलग इक्यू पोटेंशियल सर्फेसेस होंगे। ये अलग इक्यू पोटेंशियल सर्फेस है, ये अलग इक्यू पोटेंशियल सर्फेस है। इक्यू पोटेंशियल सरफेस के बारे में मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। जैसे ये एक इक्यू पोटेंशियल सरफेस है, तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे, चाहे ये वाला पॉइंट है चाहे ये वाला पॉइंट है, इसके ऊपर कितने भी पोटेंशियल होंगे, इनका जो सबका पोटेंशियल है वो सेम होगा। बट दो इक्यू पोटेंशियल सर्फेसेस हैं, जैसे यहाँ पे पोटेंशियल V1 है, यहाँ पे V2 है, तो दो अलग अलग इक्यू पोटेंशियल सर्फेसेस हैं, तो उनका पोटेंशियल सेम हो या ना हो ये हम नहीं कह सकते। एक इक्यू पोटेंशियल सर्फेसेस के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं वहाँ पे हर जगह पे पोटेंशियल सेम रहेगा, बट डिफरेंट इक्यू पोटेंशियल सर्फेसेस का जो पोटेंशियल है वो डिफरेंट होगा। तो स्फीयर का जो इक्यू पोटेंशियल सर्फेसेस हैं, सॉरी पॉइंट चार्ज के, वो स्फीयर बनेंगे। स्फीयर अलग अलग जैसे हमने शो किए हैं, और इन सब का जो पोटेंशियल है वो भी अलग अलग होगा। अब आपको पता है कि इसमें जो पोटेंशियल है वो किसका ज़्यादा होगा। तो चलो हम यहाँ पे भी क्लियर करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या लग रहा है, क्या जो ये आउटर स्फीयर है इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा या फिर जो इनर स्फीयर है इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो पोटेंशियल हमें पता है, पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो आप बाकी आप आइडिया लगा सकते हो, जो फार्दर पॉइंट है वहाँ पे पोटेंशियल फिर ज़्यादा होगा, यही हो सकता है। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे हम सीख रहे हैं इक्यू पोटेंशियल सर्फेसेस इंडिकेट द रीजन ऑफ। यहाँ पे जो इक्यू पोटेंशियल सर्फेस है इसकी हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ से मिल। मेरे सभी लेक्चर का अपडेट पाने के लिए नॉलेज कैटलिस्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें। इंडिकेट द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे हमें आइडिया मिलता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट का नेगेटिव। और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, होप सो कि आपने ये चीज़ें जो है क्लास 11th में सीखी होंगी। तो एक तो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, एक होता है ग्रेडियंट। जो ग्रेडियंट, जब हम रेट की बात करते हैं तो जो भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है जैसे पोटेंशियल है, तो अगर पोटेंशियल टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ। बट अगर जो है वो पोटेंशियल है विद डिस्टेंस चेंज हो रहा है, अभी पहले मैंने टी लिया था अब एक्स ले रहा हूँ, विद डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो इसको हम ग्रेडियंट बोलेंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ पे डी आर की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, डी आर की वैल्यू माइनस डी वी अपॉन ई है, या फिर डी आर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसका मीनिंग यहाँ पे क्या है, अगर हम इस कॉन्सेप्ट को हमने अच्छे से समझना है, बिकॉज ऐसे बहुत से न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं, तो हम इसको दोबारा से अच्छे से समझेंगे। देखिए हमने यहाँ पे बात की कि E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, एंड डी आर की वैल्यू आपके पास माइनस डी वी अपॉन ई आ चुका है। अब अगर जो पोटेंशियल है हम ले रहे हैं कि ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस ले रहे हैं जिनका जो पोटेंशियल है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे पहले का पोटेंशियल है 5 है, दूसरे का पोटेंशियल जो है वो 6 हो गया, देन 7 हो गया, देन 8 हो गया, तो डीवी कितना आ रहा है, डीवी ऑलवेज 1 आ रहा है। तो इसका मतलब डीवी तो कांस्टेंट है। अगर डीवी कांस्टेंट है, इफ डीवी इज कांस्टेंट देन डी आर इज इक्वल टू 1 अपॉन ई। तो डी आर इज इक्वल टू 1 अपॉन ई, मतलब इसका मतलब है जो गैप है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के ऊपर वो किसके ऊपर होगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे हम यहाँ पे नीचे पढ़ते हैं, इफ ई इज स्ट्रॉन्ग, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है देन डी आर विल बी स्मॉल। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैं अभी आपको प्रैक्टिस के लिए हमने क्वेश्चन यहाँ रखे हुए हैं, तो इसके बारे में लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। इफ ई इज स्ट्रॉन्ग, अभी आपने याद रखना है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, तो डी आर जो है वो गैप है वो कम होता जाएगा। ठीक है, इसके बारे में लेटर ऑन भी डिस्कस करेंगे। अभी एक और प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, वो प्रॉपर्टी क्या है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैनॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। जो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था कि अगर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दो कट करेंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन बनेगी, वैसे ही जो है वो पोटेंशियल के केस में भी होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस से भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का आइडिया लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इसका जो सरफेस का नॉर्मल होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। इसका मतलब है इक्विपोटेंशियल सरफेस से हमें डायरेक्शन का आइडिया जो है वो मिल सकता है। तो अभी हम इस पॉइंट को पढ़ते हैं, if two equipotensial surfaces intersect each other, then the point of intersection there will be two values of the electric potential। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है, दो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, तो जब वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो उनका पोटेंशियल तो अलग अलग ही होगा। इसका मतलब है कि एक पॉइंट पे दो अलग अलग पोटेंशियल, वो भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के ऊपर, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, मैंने आपको पहले बता दिया था, वेयर एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यह भी आपने याद रखना है। यहाँ पे मैंने कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी शो किए हैं, जैसे मैंने यहाँ पे शो किया है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्ज। अगर दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज हैं तो इनका ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करके दिखाइए। ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आगे मैंने काफ़ी से एग्जाम्पल रखी हुई हैं, तो आप इसको समझ सकते हो कि ये कैसे हैं। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, इनर स्फीयर जो है वो कम रेडियस के हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जो आउटसाइड है वो गैप ज़्यादा हो रहा है, बट इनसाइड जो गैप है वो एज कंपेयर टू आउटसाइड गैप ये कम है। ये आपने याद रखना है। यहाँ पे आपके पास है
इक्यू पोटेंशियल सर्फेसिस ऑफ टू सेम पॉइंट चार्ज, अगर दोनों सेम टाइप के पॉइंट चार्ज होंगे, अगर दो ऑपोजिट टाइप के पॉइंट चार्ज थे तो इनर गैप कम था, आउटर गैप ज़्यादा था। अभी क्या है, अभी आउटर गैप कम है बट इनर गैप जो है वो बढ़ रहा है। इनर गैप इतना बढ़ जाएगा कि ये आपस में जुड़ ही जाएंगी। तो ये हैं दो सेम पॉइंट चार्ज अगर रहेंगे तो। नेक्स्ट है इक्यू पोटेंशियल सर्फेस ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रही है तो अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में एक चीज़ फोकस करवाई थी यहाँ पे कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग होगी तो डी आर विल बी स्मॉल, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे बढ़ेगी तो डी आर छोटा होता जाएगा। तो अभी हमने यहाँ टॉपिक में यही सीखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है तो डी आर क्या हो रहा है, पहले गैप आप देख सकते हो ज़्यादा है, बाद में गैप और कम हो गया, फिर और कम हो गया, गैप जो है वो टाइमली डिक्रीज होता जा रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है तो ऐसा जो है इसके इक्यू पोटेंशियल सर्फेसेस बनेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही है तो इससे रिवर्स बनेंगे, पहले गैप कम होगा, फिर गैप बढ़ता जाएगा, फिर गैप बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन है ये एनसीटी क्वेश्चन ही लिया है और यहाँ पे है आपने गिवन कंडीशन के लिए इक्यू पोटेंशियल सर्फेसेस ड्रॉ करने हैं। तो पहला कंडीशन है यहाँ पे अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जेड डायरेक्शन में बढ़ रही है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो इक्यू पोटेंशियल सर्फेस है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ऑलवेज नॉर्मल। तो इक्यू पोटेंशियल सरफेस हमें ड्रॉ करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी आपके पास जैसे हम एक्सिस बनाते हैं, जैसे ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस के लॉन्ग है तो इक्यू पोटेंशियल सरफेस किस प्लेन में होगा, तो इसके परपेंडिकल जो है वो जेड एक्सिस के परपेंडिकल प्लेन कौन सा होता है, वो होता है एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन में जो है वो इक्यू पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ होगा। तो हम इसके आंसर पे फोकस करते हैं। एक आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल डिस्टेंस। क्यों इक्वल डिस्टेंस है, अभी मैंने आपको बताया था अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो तब तो जो आपके पास जो पोटेंशियल इक्यू पोटेंशियल सर्फेस बनेंगे उनमें गैप सेम रहेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है तो जो डी आर है वो डिक्रीज होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज होगी तो डी आर जो है वो इंक्रीज करेगा। बट यहाँ पे जो कंडीशन क्या है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमें आंसर में क्या लिखा है, इक्वल डिस्टेंस प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। तो मैंने आपको बता दिया है कि वो एक्स वाई प्लेन में होंगे। मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम भी शो की हुई है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये इक्यू पोटेंशियल सरफेस ऐसे बन जाएंगे एक्स वाई प्लेन में। सारे इक्यू पोटेंशियल सरफेस, इनमें जो गैप रहेगा वो आप चेक कर सकते हो, जो गैप है वो सेम है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बी पॉइंट, फील्ड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीज। अभी जो फील्ड है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है इन द मैग्नीट्यूड बट रिमेन कांस्टेंट इन जेड डायरेक्शन। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड भी अभी भी जेड डायरेक्शन में है बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, मतलब अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, गैप कम हो जाएगा, बाकी की जो कंडीशन है वो एज इट इज ही रहेंगी। एज इट इज मतलब यहाँ पे बाकी कंडीशन का यहाँ पे मीनिंग है कि जो इक्यू पोटेंशियल सरफेस है वो एक्स वाई प्लेन में ही बनेंगे। तो यहाँ पे आंसर है आपके पास द प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन पे होंगे और इक्यू पोटेंशियल सरफेस विद एक्सेप्शन दैट सेम बनेंगे बट इनके जो प्लेन है वो धीरे धीरे क्लोजर आते जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे शो भी किए हैं, पहला जो प्लेन है इनमें जो गैप ज़्यादा है, बाद में गैप जो है वो कम आता जाएगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपको ऐसे ही शो करने पड़ेंगे। हाँ जी, तो सी क्वेश्चन है सिंगल पॉजिटिव चार्ज एट ओरिजिन। तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला तो मैंने बता दिया, तो वो स्फीयर बन जाएंगे, इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। डी, यूनिफॉर्म ग्रिड। एक ग्रिड है, मतलब लाइक जैसे हम बोलते हैं कि जैसे एक ग्रिल बन जाती है अपने पास, रोड्स की हमने बना दी हैं, चाहे कोई भी रोड को लेके हमने सीधे काफ़ी सारी खड़े कर दिए हैं रोड्स को, वैसे मतलब ऐसी शेप, मैं आपको शेप ही बना के बता देता हूँ।
कुछ ऐसी शेप बन जाए आपके पास रॉड्स की, तो ये ग्रिड बन गई। ग्रिड में मतलब आप ये भी चीज़ ले सकते हो, बाकी ये दोनों चीज़ें चलेंगी, ठीक है। तो एक ग्रिड है वो चार्ज है, और इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेंगे, तो periodically varying shape near the given grid is a equipotential surfaces, and this shape gradually reach the shape of the plane parallel to the grid। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो इसकी जो शेप है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, वो कंटिन्यूसली वेरी करेगी। सपोज करो तो यहाँ पे आपके पास है पीरियोडिकली वेरिंग शेप, जो शेप है पीरियोडिकली वेरी करेगी, और यहाँ लिखा है दिस शेप ग्रेजुअली रीच द शेप ऑफ प्लेन, तो ये धीरे धीरे जो है वो प्लेन शेप हो जाएगी। तो कैसे, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल बताई कि ग्रिड जो है वो इस टाइप की है। मान लीजिए मैं ग्रिड का जो है वो एक ऊपर से देख रहा हूँ, उस ग्रिड को अपर व्यू देख रहा हूँ, तो ऊपर से तो ये ग्रिड ऐसे डॉट्स ही दिखेंगी, जो रोड्स है इसकी वो डॉट्स दिखेंगी। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज हैं वो कुछ इस तरह के बनेंगे। पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे बनेंगे, दूर दूर जाते जैसे मैंने वैसे बताया था वहाँ पे मिलते जाएंगे, और धीरे धीरे ये प्लेन हो जाएंगे। इसको मैं आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट भी करता हूँ इस तरह से। बिल्कुल जो रॉड्स हैं, पहले तो ये रॉड्स रखी हुई हैं, अपर व्यू है इसके ऊपर, पहले तो ये स्फेरिकली है, बिल्कुल स्फेरिकल रहेंगे। बाद में जो ग्रिड है वो थोड़े बड़े हो जाएंगे, पीरियोडिकली चेंज, और दूर जाके हम देखेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, बिल्कुल प्लेन ही बन जाएंगे। तो ये क्वेश्चन अपना यहाँ पे खत्म हुआ है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कुछ और भी रखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं कुछ आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बताना चाहता हूँ। तो अनदर प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी पहले रह गई थी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, नो वर्क इज डन ऑन मूविंग द चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई भी बोला जाता है कि एक जो है वो बॉडी है, चार्ज बॉडी है, उसको एक ये सरफेस था, गिवन सरफेस था, उसको इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मूव करवाया गया, बताओ कितना वर्क डन होगा। तो हमने यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर लेना है क्या गिवन सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर कोई भी वर्क डन नहीं होता है। क्यों? बिकॉज जो है वो वर्क डन हमने पढ़ा था कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या गया, वर्क डन का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे है पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन चार्ज। और अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो है तो इसका मतलब है वर्क डन भी जीरो होगा। तो इस तरीके से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के ऊपर ऑलवेज जो है वर्क डन वो जीरो होता है, याद रखना में। सेकंड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू। ये मैंने पहले बता दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो प्लेन है उनमें एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। कैसे पता है? हमने पढ़ा था कि वर्क डन, ऊपर वाली प्रॉपर्टी में सीखा कि वर्क डन जीरो होता है। और वर्क डन किसके लिए होता है? लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इसका मतलब है कि इंटेग्रल जीरो है, तो इसका मतलब ई डॉट डी एल और डॉट प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पर लिख दिया cos थीटा इज इक्वल टू जीरो। और अब ये दोनों का प्रोडक्ट जीरो कब हो सकता है? इसका मतलब है अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं है और डीएल भी कुछ ना कुछ होगा। अगर हम कोई सरफेस अज्यूम कर रहे हैं तो cos थीटा जीरो हो सकता है। तो cos थीटा जीरो कब होगा? व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। तो उसका मतलब है कि एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 90 डिग्री। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दो रखे हुए थे, इनके बारे में बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड ई, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और वेक्टर फॉर्म में दी है 20 आई कैप इंटू 30 जे कैप इलेक्ट्रिक फील्ड है, एग्जिस्ट इन स्पेस एंड इफ द पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज टेकन टू बी जीरो। अगर जो ओरिजिन पे पोटेंशियल जीरो है, फाइंड द पोटेंशियल एट 2 mm। ओरिजिन पे पोटेंशियल जीरो है और यहाँ पे हमने पोटेंशियल पता करना है। तो सिंपल है, यहाँ पे आपके पास सोल्यूशन। तो इसका सोल्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है और हमें यहाँ पे पता करनी है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो आर कितना है? आर है 2 आई कैप इंटू 2 जे कैप। तो आपके पास मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो
तो हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट dv इंटू डी आर, यही हमने फॉर्मूला बात की थी। और इस फॉर्मूला से अगर हम dv की वैल्यू निकालते हैं तो व्हाट विल बी dv, तो dv कितना आएगा E इंटू डी आर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इंटू डी आर। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज करना है, इसको याद रखना आपने। तो यही फॉर्मूला हमने लगाया है, चाहे इसको शॉर्ट में लगा दिया है, v इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ई इंटू आर। तो यहाँ पे हमने इसका प्रोडक्ट कर दिया है और आंसर निकाल लिया। आप इसका आंसर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे यह आप आंसर जो है वो अपने तरीके से जैसे भी आपको सही लगे आप कैलकुलेट कर लेना। प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, फिर जिस दिन लाइव क्लास होगी उस दिन मैं आपको ये प्रॉब्लम्स जो है इसकी बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड अभी अपने पास है आई कैप ए एक्स, मतलब वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, एग्जिस्ट इन स्पेस वेयर ए की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे जो ए प्रोटॉन है इसकी वैल्यू गिवन है, पोटेंशियल एट 10 मीटर 20 मीटर। इस किसी पोटेंशियल के ऊपर यहाँ पे हमने पोटेंशियल को जीरो मान लेना है, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, तो फाइंड द पोटेंशियल एट ओरिजिन। ओरिजिन पे पोटेंशियल क्या होगा ये हमने पता करना है। तो सिंपल जैसे हमने बात की थी dv इज इक्वल टू ई डी आर, तो dv इज इक्वल टू ई डी एल चाहे ले लो, तो dv इज इक्वल टू ई डी एल। तो यहाँ पे हमने पोटेंशियल कैसे करना है, बिगिनिंग जो पोटेंशियल लेना है v20, आपकी मर्जी है, क्योंकि हम देखो यहाँ पे मान रहे हैं ओरिजिन से केस, तो ओरिजिन पे पोटेंशियल v है और फाइनल पोटेंशियल 0, हम ये केस मान के चल रहे हैं। तो v20 और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 10x, a की वैल्यू 10 थी, साथ में x था, इंटू dx, साथ में dx ले रहे हैं। क्यों dx ले रहे हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड तो ओनली x एक्सिस के लॉन्ग है ना, यहाँ पे पॉइंट तो दोनों है, x एक्सिस की भी वैल्यू है y एक्सिस की वैल्यू है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो ओनली x एक्सिस के लॉन्ग है, तो इसलिए हम सिर्फ x एक्सिस dx ले रहे हैं। और वैल्यू कितनी है मैंने आपको पहले बता दिया है, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मैंने बताया कि हमें केस रिवर्स दिया गया है, हमें दिया गया 10, यहाँ पे पोटेंशियल 0 है और यहाँ पे पोटेंशियल पता करना है, बट हम सीधे ही सोल्यूशन फाइंड करने हैं। पोटेंशियल ओरिजिन पे 0 पोटेंशियल, बाद में ओरिजिन में सॉरी v पोटेंशियल और फाइनल पोटेंशियल 0। ऐसे ही ओरिजिन में x की लिमिट क्या है 0 और फाइनल x की लिमिट कितनी है वो है 10। तो 10x इंटू डी एक्स का इंटेग्रल किया, इंटेग्रल करना आपको आता ही है, हाफ 10x स्क्वायर, तो 10x स्क्वायर ये आ गया 5 बाहर आ गया, x स्क्वायर का इंटेग्रल करोगे तो आपके पास x क्यूब आ जाएगा और वहाँ पे आपने लिमिट पुट करके इसका सोल्यूशन निकाल लेना है। कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे बता सकते हैं। इक्यूब टेंशन स्ट्रक्चर्स में ऑलमोस्ट हर एक चीज़ हमने क्लियर करने की कोशिश की है। होप सो कि आपको इक्यूब टेंशन सरफेस का टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू।